कहते हैं कि विद्यार्थियों के जीवन में अगर कोई सबसे बड़ी समस्या है तो वो हमेशा कहते हैं कि वक्त ही नहीं है। जी हाँ, वो हमेशा सोचते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं तो इस काम में दिन भर बिजी हो गए, मेरे पास वक्त ही नहीं है। एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो कहते हैं कि थोड़ा और समय मिल जाता तो अच्छा होता। तो आप हमेशा सोचते हो कि वक्त ही नहीं है, लेकिन मैं आपको हमेशा यही कहना चाहूँगा कि आप हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को सोचो और आप ऐसे सोचो कि अभी ही वक्त है। अगर आप ये सोचोगे कि अभी ही वक्त है तो उस पर आप जब वर्क करने लगोगे तो आपको हर चीज़ों के लिए वक्त मिल जाएगा, क्योंकि आपका थिंकिंग पॉजिटिव हो जाएगा। आप सोचोगे कि नहीं, अभी ही वक्त है जिंदगी में कुछ करने के लिए, अभी ही वक्त है जिंदगी में थोड़ा और मेहनत करने के लिए, अभी ही वक्त है जॉब लेने के लिए। तो अगर पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप चलोगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो इसी तरह से हम लोग भी पॉजिटिव थिंकिंग को लेकर हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जब हम लोग वीडियो को बनाते हैं तो कभी कभी देखो क्या होता है कि वीडियो किसी रीजन से जो होता है वो अपलोड नहीं हो पाता है। तो बच्चे बोलते हैं कि सर वीडियो रेगुलर नहीं है। तो हम लोग भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर क्यों नहीं रेगुलर है, ऐसे तो हम लोग का भी बहुत सारा इशू होता है। लेकिन फिर भी उन इशू को हम लोग पीछे छोड़कर पॉजिटिव थिंकिंग को लेकर ही वीक में कोशिश करते हैं कि कम से कम 5 दिन 4 दिन तो निश्चित तौर पर वीडियो अपलोड हो। क्योंकि हम लोग का ऑफलाइन बैचेस भी चलता है जहां हम लोग को रेगुलर वर्क करना पड़ता है, हम लोग का जो है पेड बैचेस भी चलता है जहां पर हम लोग को रेगुलर वर्क करना पड़ता है, और उसके अलावा जब वक्त मिलता है तब हम इन चीजों को लेकर आते हैं। तो कोशिश तो हमारी रहती है कि फिर भी हम आपके लिए लगातार लेकर आए। लेकिन अगर कभी वीडियो नहीं आता है तो आप पुराने वीडियो को रिवीजन करें, क्योंकि आपको पॉजिटिव थिंकिंग को लेकर ही चलना है। तो चलिए आज भी एक नए सेशन नंबर 62 की हम लोग शुरुआत करते हैं सालू मिस के साथ। तो मिस आप यहाँ आए और एक इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन नंबर 62। हाँ 62। और आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, भारत के कौन से 2 शहर ग्रैंड ट्रंक रोड से जुड़े हुए हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, जीटी रोड बोलते हैं। किसके द्वारा बनवाया गया, तो ये आपका मध्यकालीन भारत में एक अफगान शासक जो कि बिहार से ही बिलोंग करते थे, शेर शाह सूरी के द्वारा इस रोड की स्थापना करवाई गई थी। तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। जैसे देखिएगा, आपसे नॉर्मली सवाल तो पहले यही बन जाएगा कि ग्रैंड ट्रंक रोड जो है ये किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी, ठीक है। इसको कुछ कुछ और भी कहा जाता है। इसका रियल नाम क्या था, तो इसका रियल नाम था फरीद खां, ठीक है। इसे शेर खां के नाम से भी जाना जाता था। कहा जाता है कि यह मतलब बिना हथियार का ही शेर को मार डाला था, और इसीलिए एक बहार खां लोहानी करके एक आदमी था, बहार खां लोहानी, उसने फरीद खां को शेर खां का उपाधि दिया था। शेर शाह सूरी था कौन, तो ये सूर वंश का संस्थापक था। शेर शाह सूरी जो था यह सूर वंश का संस्थापक था। सूर वंश का जो टेन्योर था, सूर्य वंश का जो टाइम पीरियड था वो कब से कब तक चला था, तो 1540 से लेकर के 1555 तक, ठीक है। 1540 से 1555 तक सूर्यवंश का शासन चला था। लेकिन आपसे सवाल करेगा कि शेर शाह सूरी का शासन कब तक था, तो इसका शासन था 1540 से लेकर के 1545 तक, मतलब ये मात्र आपका 5 साल तक शासन कर पाया था, ठीक है। एक सेकंड लाइट आ गई, हाँ देखिएगा। तो ये 1540 से 1545 के बीच शासन किया था। कहाँ पे, तो दिल्ली की सत्ता पर। जैसे अगर आप ये टाइम पीरियड पहचान पा रहे हो तो इस समय भारत में कौन सा पीरियड चल रहा था, मुगल पीरियड, मुगल शासन चल रहा था। मुगल में भी किस शासक का शासन चल रहा था, तो ये चल रहा था हुमायूं का, ठीक है। ये किसका चल रहा था, हुमायूं का। और हम लोग को पता है कि हुमायूं की स्थिति जो थी, गिरते बजड़ते उठते पड़ते रह गया था बेचारा, हर हमेशा लड़ते रह गया, संघर्ष करते रह गया, और लास्ट में उसकी मृत्यु भी ऐसे ही हुई थी, गिर पड़ के हुई थी। आपको याद होना चाहिए कि 1539 में ये जो शेर खां था, ठीक है, ये जो शेर खां था ये किस युद्ध में, तो चौसा के युद्ध में, चौसा के युद्ध में किसको हराया था, तो ये आपका हुमायूं को हराया था। किसको हराया, हुमायूं को। और अगले साल कब, तो 1540 में एक और युद्ध हुआ था जिसको कहा जाता है कन्नौजिया, कन्नौजिया बिलग्राम का युद्ध, कन्नौजिया बिलग्राम का युद्ध। इसमें शेर शाह सूरी किसको हराया था,
किसे हराया था? तो इसी को हराया था। किसको हराया था? हुमायूं को। और कहा जाता है कि कन्नौज और बिलग्राम युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद ही क्या किया था? 1540 में इसने किस वंश की स्थापना की थी? सूर वंश की स्थापना की थी। इस चीज को आप याद रखिएगा। बात करें शेरशाह के बारे में, तो शेरशाह को अकबर का पूर्वगामी शासक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो अकबर का पूर्वगामी शासक। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि अकबर ना बहुत कुछ इसका फॉलो किया था। अकबर बहुत सारा काम इसके द्वारा किया गया जो था उसको फॉलो किया था। जैसे मैं आप कुछ देख सकते हो, पहले तो शेरशाह सूरी क्या बनवाया था? तो ये जो है कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए किस रोड का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था GT रोड का निर्माण। ठीक है, GT रोड का नाम निर्माण करवाया था, जिसको सड़क ए आजम भी कहा जाता है। सड़क ए आजम, इस रोड को सड़क ए आजम भी कहा जाता है, जो कहाँ से किसको जोड़ता है? तो आप कह सकते हो कि अमृतसर से कोलकाता को जोड़ता है। दूसरा देखिएगा, इसी के समय से पाटलिपुत्र को क्या कहा जाने लगा? तो इसी के समय से पाटलिपुत्र को पटना कहा जाने लगा। ठीक है। दूसरा देखिएगा, और भी इसने कई काम करवाए थे। जैसे देखो, ये स्वयं का मकबरा बनवाया था। ये स्वयं का मकबरा बनाया था, और कहाँ बनवाया था? तो सासाराम में। किसका मकबरा? तो शेरशाह का मकबरा। ये कौन बनाया था? तो इसने खुद ही बनवाया था। और देखिएगा, भूमि मापन के लिए क्या किया था? तो गज ए सिकंदरी पैमाना का निर्माण करवाया था। मतलब जैसे होता है ना, हम लोग मापते हैं फीट में, इंच में, इस टाइप से मापते हैं, तो ये भी करवाया था। गज ए सिकंदरी की स्थापना करवाई थी भूमि मापन के लिए। सिक्का से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि इसमें कोई अलग प्रकार के सिक्के चलाए थे क्या? तो जी हाँ, चलाए थे। देखिएगा, इसके टाइम में जो स्वर्ण सिक्का होता था, ठीक है, 3 प्रकार का धातु का सिक्का चलाया था, सोना का, चांदी का और आपका तांबा का। जो सोना का सिक्का था ये क्या कहलाता था? तो ये कहलाता था अशरफी, या इसी को कहा जाता था मोहरा। ठीक है, मोहरा। दूसरा देखिएगा, चांदी का जो सिक्का था ये क्या कहलाता था? रुपया। और तांबा का जो सिक्का था ये क्या कहलाता था? दाम। ठीक है। 1540 से 45 के बीच इसका शासन रहा। फिर इसके उत्तराधिकारी आए जो काफी अयोग्य सिद्ध हुए, और फिर इसी के बाद क्या हुआ कि सूर्यवंश खत्म हो गया, और फिर से कौन आया? तो फिर से वही आया जिसको हटा करके शेरशाह सूरी आया था, मतलब हुमायूं। दोबारा से हुमायूं का शासन फिर दिल्ली की गद्दी पे हो गया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिएगा, मानव की सबसे लंबी कोशिका का नाम बताइए। सबसे लंबी कोशिका मतलब क्या बोल रहा है? देखो, सबसे पहले तो जो अपना बॉडी बना हुआ है, अपना क्या, आप जो भी लिविंग चीज देख रहे हो, पेड़ पौधा, मनुष्य, जीव जंतु, जानवर, पशु पक्षी, सब कुछ, ये किस चीज से बने होते हैं? तो ये बने होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं। मतलब अ ग्रुप ऑफ सेल क्या बनाता है? तो ये बनाता है टिश्यू, एंड उसी टिश्यू का ग्रुप क्या बनाता है? ऑर्गन। और कुछ ऑर्गनों का ग्रुप क्या बनाता है? तो ये बनाता है हमारा बॉडी। मतलब हमारा बॉडी सेल से बना हुआ है। तो सेल के बारे में जानकारी बहुत सारा जुटाया गया, धीरे धीरे पता चलते रहा। अभी भी बहुत सारे फैक्ट ऐसे पता चलते हैं जो अभी तक रिवील नहीं थे। तो पहले तो ये बताया गया कि हमारा बॉडी सेल से बना हुआ है। फिर ये पता चला कि सेल जो है अपना बॉडी का सबसे छोटा, अपनी बॉडी का सबसे छोटा पार्ट कौन सा है? सेल है। मतलब सेल से छोटा कुछ नहीं होगा। लेकिन कुछ दिन बाद और भी उस पर अध्ययन किया गया, उस पर स्टडी किया गया, तो क्या पता चला? ये पता चला कि सेल के अंदर भी ऑर्गेनल होते हैं, सेल के अंदर भी अंग होते हैं, और उसको क्या कहा गया? सेल ऑर्गेनल। जैसे आपका लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, है ना, न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, बहुत सारे चीज हो गए, ये सारे आपके क्या हो गए? सेल ऑर्गेनल। तो चलो आते हैं अपने सेल पे। सबसे पहले तो आ जाओ, सेल क्या है? तो सेल जो है हमारे बॉडी का, जैसे घर का निर्माण किससे होता है? ईंट से होता है, वैसे ही बॉडी का निर्माण किससे होता है? तो सेल से होता है। मतलब हमारे बॉडी की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? सेल। ठीक है। उसके बाद देखिएगा, यहाँ पे सवाल बनता है कि जब आप सेल के बारे में पढ़ाई कर रहे होते हो, तो आप साइंस के किस ब्रांच का अध्ययन कर रहे होते हो? तो आप साइटोलॉजी पढ़ रहे होते हो, है ना, साइटोलॉजी। मतलब आप साइटोलॉजी जब पढ़ते हैं तो आपको सेल के बारे में मैक्सिमम नॉलेज प्राप्त हो जाता है। सेल के बारे में और देखें तो सबसे पहले सेल की डिस्कवरी, सेल के बारे में पता कौन लगाया? सबसे पहले पता किसको लगा?
कि सेल से हमारा बॉडी बनता है, तो देखिएगा एक आदमी का नाम आता है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, ठीक है। इन्होंने 1665 ईस्वी में सेल की डिस्कवरी की, ठीक है। और इन्होंने बोला कि हमारा बॉडी जिस छोटी यूनिट से मिलकर के बना हुआ है वो क्या है, वो है सेल, ठीक है। लेकिन आप एक चीज को याद रखिएगा कि ये जो सेल था ये एक प्रकार का डेड सेल था, ठीक है। कहा जाता है कि एक कॉर्क का सेल था, एक पेड़ का छोटा का टुकड़ा था, तो पेड़ से काट लोगे टुकड़ा तो वो डेड ही हो जाएगी ना, तो ये एक प्रकार का डेड सेल था। 1665 में खोज हुआ था। उसके बाद बोल सकता है कि लिविंग सेल का, ठीक है, लिविंग सेल का खोज कौन किया था, लिविंग सेल का, लिविंग सेल का खोज किया था, तो ये कौन किया था, ये किया था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। आप शॉर्ट में ल्यूवेनहॉक भी याद रख सकते हैं, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। वैसे ल्यूवेनहॉक ने बहुत सारे चीजों का खोज किया था, आरबीसी का, स्पर्म वगैरह का, सारा का खोज इसी ने किया था। ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल का खोज किया था, ठीक है। एक चीज और आपसे बनता है कि कोशिका विज्ञान के पिता भारत में किसे कहा जाता है, ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा, कोशिका कोशिका विज्ञान के कोशिका विज्ञान के पिता किसे, तो किस भारतीय को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है A.K. शर्मा को, A.K. शर्मा, A.K. शर्मा जी को कहा जाता है। आगे देखिएगा, आपसे सवाल बन सकता है कि सेल थ्योरी किसने दिया। देखो सेल थ्योरी मतलब आज के टाइम में आप सेल के बारे में जो भी जानते हो उस चीज की जानकारी किसने दी थी, तो उस चीज का जानकारी दिया था स्लाइडेन एंड स्वान, ठीक है। स्लाइडेन और एंड स्वान नामक वैज्ञानिक ने। ये तो हो गया कि चलो भाई सेल का खोज कैसे हुआ, किसने किया, क्या किया, नहीं किया। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर सेल कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे क्या होते हैं, सबसे लंबा कौन सा होता है, सबसे छोटा कौन सा होता है, जो आपसे पूछा भी है। तो आ जाओ, सब इसको दो तरीके से याद रखो। पहले तो आ जाओ ओवरऑल में, ओवरऑल, ठीक है। ओवरऑल मतलब सबके बारे में, किसी प्रॉपर में आपसे नहीं पूछ रहा है मनुष्य में या जीव में, ओवरऑल में आपसे पूछेगा कि सबसे बड़ा सेल कौन सा है, सबसे बड़ा सेल, ठीक है। सबसे बड़ा सेल किसका है, तो ये है आपका ऑस्ट्रिच एग का, ऑस्ट्रिच एग, ठीक है। इसी को हिंदी में कहते हैं शतुरमुर्ग, शतुरमुर्ग, ठीक है, शतुरमुर्ग के अंडे का। अब आपको ये कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे, मतलब ऐसा नहीं है कि ये शतुरमुर्ग का अंडा है तो ये पूरा का पूरा एक सेल है, नहीं। इस शतुरमुर्ग का अंडा जिस सेल से बना है वो सेल सबसे बड़ा है अपनी धरती पे, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा कि शतुरमुर्ग का अंडा जिस सेल से बना हुआ है वह सेल सबसे बड़ा है एज कंपेयर जहां तक अभी पता चला है। उसके बाद आइएगा सबसे छोटी सेल कौन सी है, सबसे छोटी सेल, ठीक है। सबसे छोटी सेल कौन सी है, तो ये हो जाएगा माइकोप्लाज्म, ठीक है। माइकोप्लाज्म, माइकोप्लाज्म की सेल जो है सबसे छोटी है। माइकोप्लाज्म है क्या, तो माइकोप्लाज्म एक प्रकार का बैक्टीरिया है, ठीक है। क्या है, एक प्रकार का बैक्टीरिया। ये हो गया आपका ओवरऑल में। लेकिन सवाल और भी करता है आपसे, क्या सवाल करता है, सवाल ये करता है कि मनुष्य में कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन लंबा है। तो अब हम लोग आते हैं ह्यूमन में, ठीक है, मनुष्य में। मनुष्य में आपसे क्या बोलेगा, मनुष्य में ये बोलेगा कि मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, मनुष्य की सबसे बड़ी सेल, ठीक है। तो मनुष्य की जो सबसे बड़ी सेल होती है वो होती है ओवम, ठीक है। ओवम, ये जो आपका आप कह सकते हो फीमेल एग को, ठीक ना। ओवम सबसे बड़ी सेल होती है। आपको बहुत जगह ओवा भी मिलेगा जो कि आपका ओवम का सिंगुलर रूप है। तो सबसे बड़ी सेल हो गई ओवम। आपसे सवाल दूसरा ये भी करता है कि सबसे छोटी सेल कौन सी है, सबसे छोटी सेल, तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सेल, सॉरी स्पर्म, ठीक है, स्पर्म। और आपसे सवाल करेगा कि सबसे लंबी सेल कौन सी होती है, ठीक है, सबसे लंबी। और यही सवाल देखो आपसे क्वेश्चन में किया हुआ भी है, तो ये हो जाएगा आपका न्यूरॉन सेल, न्यूरॉन सेल, न्यूरॉन सेल, ठीक है। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका। जो कहाँ पर होता है, तो ये हमारे ब्रेन में होता है ना, हमारा ब्रेन जो होता है वो इसी सेल से मिलकर के बना होता है। तो देखो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन देख लो, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, मानव की सबसे लंबी कोशिका का नाम बताइए। और देखो यहाँ पे ऑप्शन में आपका दिया हुआ है तंत्रिका कोशिका, मांसपेशी कोशिका, बाल कोशिका, पता नहीं क्या क्या दिया है। आंसर क्या होना है अपना, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। दो का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं 3 में, देखिएगा 3 क्या बोल रहा है।
माही नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? ठीक है, और ये देखो 2023 में पूछा हुआ है, एमपी के फॉरेस्ट गार्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ है। माही नदी, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो आ जाओ, माही नदी इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो आप ये देख पा रहे हो, देखो ये मध्य प्रदेश है, हाँ देखो यहाँ लिखा भी है, ये हो गया आपका मध्य प्रदेश, ये देखिएगा, ये हो गया आपका मध्य प्रदेश, ये हो गया आपका राजस्थान, और ये हो गया गुजरात। तो देखो आप तो कितना सारा क्वेश्चन यहाँ से आ जा सकते हो कि जो माही नदी है वो किन 3 राज्यों में गमन करती है? तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, देन गुजरात, और गुजरात के बाद ये कहाँ चली जाती है? तो गुजरात के बाद यहाँ पर देखो ये गिर जाती है, और ये है क्या? तो ये है आपका खंभात की खाड़ी। ठीक है, यहाँ पर ये खंभात की खाड़ी में माही नदी गिर जाती है। तो पहले तो आ जाओ, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग कि यह मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत, मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत, ठीक है, विंध्याचल पर्वत। नॉर्मली क्वेश्चन ऐसा ही बनता है, लेकिन देखो ये एमपी का ना, ये मध्य प्रदेश का क्वेश्चन है, मतलब मध्य प्रदेश के स्टेट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए प्रॉपर वहां का जिला वगैरह दे दिया है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत के मेहद झील से यह नदी निकलती है। तो अपना आंसर निकल के आ गया ऑप्शन नंबर बी, मेहद झील से निकलती है। लेकिन नॉर्मल ऑल ओवर इंडिया के एग्जाम के लिए आप बस इतना भी याद रखोगे ना कि मध्य प्रदेश की विंध्याचल से निकलती है तो चलेगा। मतलब ये पहले तो मध्य प्रदेश से निकलती है, और मध्य प्रदेश से ये कहाँ जाती है? तो यह देख लो यहाँ पे, ये राजस्थान में जाती है, और राजस्थान से ये कहाँ जाती है? तो राजस्थान से जाती है गुजरात में, और गुजरात की ओर जाते जाते ये कहाँ पे गिर जाती है? तो ये गिर जाती है खंभात की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में। तो ये तो नॉर्मल हो गया। लेकिन देखो अब अच्छे लेवल का क्या क्वेश्चन बनेगा? अच्छे लेवल का ये क्वेश्चन बनता है कि कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? ठीक है, तो आप जब कर्क रेखा के बारे में पढ़ते हो, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग कहते हैं, ये इस टाइप से गुजर रही होती है। और आप देखो कि ये जो माही नदी जा रही है वो इस टाइप से घूम करके, और इस टाइप से, मतलब एक बार यहाँ पर काटी और एक बार यहाँ पे काटी। तो इस चीज को भी याद रखेगा। और प्रॉपर अगर राज्य पूछ लेता है तो क्या हो जाएगा आपका? राजस्थान। मतलब राजस्थान में माही नदी किसे? तो किसे? कर्क रेखा को। राजस्थान में माही नदी कर्क रेखा को 2 भागों में काटती है, या आप काटने से बेटर कर लो कि कर्क रेखा से 2 बार गुजरती है। इस चीज को आप याद रखिएगा। वैसे अगर और देखें तो बहुत सारी, मतलब अपने भारत में मैक्सिमम नदियां हैं जो पूर्व की ओर गिरती है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लेकिन कुछ एक नदी ही ऐसी है जो आपके पश्चिम की ओर गिरती है, जिसमें एक नाम तो आप देख लिए ना, माही नदी। कुछ नाम और देख लो, लूनी नदी, ठीक है, लूनी हो गया, ताप्ती हो गई, नर्मदा नदी, फिर आपका साबरमती, ये सारी क्या हो जाएगी? ये सारी पश्चिम की ओर गिरने वाली नदियां हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिएगा 4 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2021 में। तो देखिएगा पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। चलिए देखते हैं, हम लोग ऑप्शन देखते जाते हैं, पता चलते जाएगा। चलो देख लो, जैसे बालफक्रम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस राज्य में है? तो ये है आपका मेघालय में। ठीक है, मेघालय। दूसरा आ जाओ, अंसी राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? तो ये है आपका कर्नाटका में। तीसरा आते हैं दक्षिगाम राष्ट्रीय उद्यान। तो क्या नाम से लग रहा है कि ये भारत में होगा? लग रहा है, हाँ भारत का ही है। कहाँ है ये? तो ये है आपका जम्मू कश्मीर में। चलो ऑप्शन नंबर 4 पे आ रहे, सांदूर राष्ट्रीय उद्यान, यह भारत में नहीं है। कहाँ है? तो भारत का ही भाग था जो अब अलग देश बन गया है, और यह है कहाँ? तो ये है आपका पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान में है आपका कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? सांदूर राष्ट्रीय उद्यान। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने लिए इंपॉर्टेंट है ये तीनों। बट आपको ये भी याद रखना पड़ेगा ना कि कौन सा अपने देश का है, कौन सा अपने देश का नहीं है, तभी तो आप पकड़ पाओगे। ठीक है, चलो वैसे आप यहाँ पे अगर आपको ये तीनों याद होता ना तो आप ऐसे ही लगा देते कि ये पाकिस्तान का है या भारत का। पाकिस्तान का नहीं भी पता तो भी पता कि चलो भारत का नहीं है। आगे देखते हैं। देखो अगर राष्ट्रीय उद्यान से फैक्चुअल डेटा देखें तो भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये है आपका मध्य प्रदेश में।
ठीक है। भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये है मध्य प्रदेश में। संख्या इसकी घटती और बढ़ती रहती है। दूसरा देखिएगा, भारत में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान, भारत में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, तो ये था आपका जिम कार्बेट, जिम कार्बेट। और ये कहाँ बनाया गया था, तो ये बनाया गया था, वह राज्य जो यूपी से अलग हुआ था, उत्तराखंड। उसके बाद देखिएगा, भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो सबसे बड़ा है आपका हेमिस, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है ये सबसे बड़ा है। और यह है कहाँ, तो ये है आपका लद्दाख में। सबसे छोटा कौन सा है, और ये दरोगा के एग्जाम में आया हुआ है, सबसे छोटा है आपका साउथ बटन, दरोगा या बिहार पुलिस ऐसे ही किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। साउथ बटन नेशनल पार्क जो है ये सबसे छोटा है। और ये है कहाँ, तो ये है आपका अंडमान निकोबार में, ठीक ना। अपना आंसर क्या हो गया यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिएगा 5 क्या बोल रहा है, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है। देखो परिवार बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। आज हम पढ़ा रहे हैं या आप पढ़ रहे हैं या कोई जॉब कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो परिवार का सपोर्ट है तभी कर पा रहा है। तो इसके लिए भी आपका परिवार के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कौन सा डे मनाया जाता है, तो आपका परिवार दिवस मनाया जाता है। और ये देखो कि कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है, अभी रिसेंट में बीता भी है, 15 मई को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 15 मई को। और किसके द्वारा घोषित किया गया था कि परिवार दिवस मनाना चाहिए, तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसका घोषणा किया गया था। और घोषणा कब किया गया था, तो इधर ही कुछ दिन पहले हुआ था। आप बताइएगा कि इसका घोषणा कब किया गया था संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कि आपका परिवार दिवस मनाना चाहिए। इस बार इसका थीम क्या था, देखो ऐसे छोटे छोटे जो दिवस होते हैं ना, इसका थीम बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे योगा दिवस का जो थीम होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में बनता है क्वेश्चन। तो इसका थीम क्या हो जाएगा, इसका थीम था फैमिलीज, फैमिलीज एंड क्लाइमेट, फैमिलीज एंड क्लाइमेट, ये इसका थीम था। और 15 मई को सेलिब्रेट किया गया। रिसेंट में देखो 21 मई को भी सेलिब्रेट किया गया एक डे, कौन सा डे, तो ये था आपका आतंकवाद विरोधी दिवस। 21 मई को ये क्यों मनाया गया, क्योंकि भारत के फॉर्मर पीएम या कह लो भारत के सबसे यंगेस्ट पीएम राजीव गांधी जी की हत्या तमिलनाडु में, एक बच्चा कमेंट किया होता, बहुत अच्छा कमेंट किया होता, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन था भी उसमें, लिट्टी कम्युनिटी के द्वारा किसकी हत्या कर दी गई थी, राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। 21 मई को ही की गई थी 1991 में। तो इसलिए 21 मई को घोषित कर दिया गया आतंकवाद विरोधी दिवस, ठीक है। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिएगा 6 क्या बोल रहा है, ये क्या लिखा है, दर्रा कहाँ अवस्थित है। इस क्वेश्चन को पूरा करेगा पहले तो यहाँ पे लिखेगा सेला, ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड ऐड कर लीजिएगा सेला, सेला दर्रा, ठीक है। सेला दर्रा कहाँ स्थित है, तो सेला दर्रा जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बहुत चर्चा रहा था इसका, सेला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चर्चा में क्यों रहा था, कुछ महीने पहले बहुत ज्यादा चर्चा में आया था। और कब आया था चर्चा में, तो मार्च में, मार्च में यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा सेला सुरंग की उद्घाटन की गई थी, ठीक है। सेला सुरंग, सेला सुरंग जो अब भारत का, ठीक है, जो अब भारत का सबसे ऊंचा सड़क सुरंग बन चुका है, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा सड़क सुरंग बन चुका है, जो लगभग कितनी ऊंचाई पर है, तो 13,000 फीट की ऊंचाई पर है। जो लगभग कितनी ऊंचाई पर है, 13,000 फीट की ऊंचाई पर है। और है कहाँ, तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में। इसकी ऊंचाई इतनी है। और आपसे लंबाई भी पूछ सकता है कि इसकी लंबाई कितनी है, तो लंबाई में देखिएगा 2.598 किलोमीटर इस टनल की, इस सुरंग की लंबाई है। और एक चीज और बड़ा इंपॉर्टेंट, ये आपका ट्विन लेन टनल है, ट्विन लेन, ट्विन बोले तो जुड़वा, ठीक है। ये आपका उसको क्या कहते हैं ना, 4 लेन, हाँ 4 लेन हुआ, 3 लेन हुआ, वैसे ये आपका ट्विन लेन हो गया। इस चीज को याद रखिएगा। 13,000 फीट ऊंची है और 2.598 किलोमीटर है। इसको दुनिया का सबसे ऊंचा सुरंग घोषित किया गया। और किसके द्वारा किया गया, तो इंग्लैंड में एक आपका इंस्टीट्यूट है, ठीक है, इंग्लैंड के, यहाँ पे देखिएगा इंग्लैंड के इंटरनेशनल बुक ऑफ
ऑनर के द्वारा ये घोषित किया गया कि भारत में अरुणाचल प्रदेश में बना हुआ ये जो टनल है ये दुनिया का अब सबसे ऊंचा टनल हो चुका है। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो आप इस चीज को याद रखिएगा कि भारत में जब भी कोई सड़क, कोई टनल, कोई पुल का निर्माण होता है सेंट्रल लेवल पे, तो वो किसके द्वारा करवाया जाता है? BRO के द्वारा। BRO का फुल फॉर्म क्या होता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या हो जाएगा? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखिएगा, कभी कभी क्या करता है ना कि इसे कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, कि ये जो आपका BRO है यह किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? तो ये आपका रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। ठीक है, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है। BRO की स्थापना कब हुई थी? तो BRO की स्थापना हुई थी 1960 में। अपना आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है, जिसकी राजधानी ईटानगर। CM है पेमा खांडू, बहुत बार हम आपको लिखा चुके हैं। गवर्नर है कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक। जिला की संख्या 27, विधानसभा 60, लोकसभा 2 एंड राज्यसभा 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिएगा, टीसीएस की स्थापना कब हुई थी? तो अच्छा क्वेश्चन है। टीसीएस जो है एक प्रकार का आईटी कंपनी है। आईटी बोले तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है। मतलब यहाँ पे हम लिख ही दे रहे हैं आपका जो टीसीएस है। पहले तो आ जाओ कि टीसीएस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। ठीक है, सर्विस। ये एक प्रकार की आईटी कंपनी है। आईटी कंपनी, आईटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1968 में। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1968 में। यहाँ पे सवाल करता है कि इसके अध्यक्ष कौन है? ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है? तो देखिएगा यहाँ पे इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे एन चंद्रशेखर। यहाँ के CEO, टीसीएस के CEO कौन है? वैसे ये ज्यादा चर्चा में रहते हैं। के कृतिवासन। CEO जब भी चेंज होता है तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन बनता है। जिसकी स्थापना 1968 में हुई थी। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, मतलब मुख्यालय कहाँ है? तो ये है आपका मुंबई में। और एक चीज और याद रखिएगा आप टीसीएस के बारे में, क्या हो जाएगा आंसर? 1968। आप एक चीज और याद रखिएगा कि टीसीएस जो है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। ठीक है, दुनिया की ये आपकी दूसरी सबसे बड़ी कंपनी कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगा आपका टीसीएस। तो आपसे सवाल कर सकता है कि पहला कौन है? ठीक है, पहला कौन है? तो पहला एक कंपनी का नाम हम आपको बता रहे हैं, बाकी डेटा आप खुद कलेक्ट कर लीजिएगा। एसेंचर नामक जो आईटी कंपनी है ये दुनिया का पहला सबसे बड़ा कंपनी है। दूसरे नंबर पे कौन आता है? टीसीएस। दुनिया का ये दूसरा है, भारत का ये पहला है। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। चलिए देखिएगा 8 में सवाल है, हाल ही में भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर। जो नए बच्चे हैं उनको पता नहीं चलेगा कि ग्रैंड मास्टर क्या होता है। तो जो आप चेस के नाम से जानते हो, चेस कह लो, शतरंज कह लो, चतुरंग कह लो। ठीक है, सारा आपका एक ही हो गया। चेस, इसी को हम लोग कहते हैं शतरंज, और इसी को सबसे पहले भारत में ही इसका शुरुआत हुआ था गुप्त काल में, और इसको चतुरंग कहा जाता है। तो चेस में क्या होता है ना, एक आपका पॉइंट होता है। जब आप चेस खेलोगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि यहाँ पे कोई 2500 ELO पॉइंट तक पहुँचना होता है, और जो यहाँ तक पहुँच जाता है उसको किस चीज़ का उपाधि मिलता है? तो ग्रैंड मास्टर का। देखो ये जो आप देख रहे हैं ना, तमिलनाडु के ये जो आदमी है, नाम क्या है इनका? पी श्याम निखिल। ये 2012 में भी ग्रैंड मास्टर। देखो सिर्फ इतना ही नहीं, 2500 पॉइंट नहीं, इसके बाद और भी कुछ चाहिए होता है, कुछ अलग अलग पॉइंट होता है, उतना डिटेल हम यहाँ पे नहीं लाए। तो ये जो आपके हैं यहाँ पे पी श्याम निखिल, ये 2012 में भी वहां तक पहुंचते रह गए थे। लेकिन आज आप देखो कि 2012 में ये आदमी उस लेवल पे पहुंचने वाला था, और अभी चल रहा है 2024, मतलब 12 साल बाद ये फाइनली
उस लेवल पे पहुंच पाया जहां ये 12 साल पहले पहुंच जाता। मतलब सोचो कि कितना पेशेंस रखा होगा, कितना मेहनत किया होगा, तब जाकर के इस अचीवमेंट को ये गेन कर पाया। और इसी के साथ ये भारत के कितने नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, तो ये बन गए हैं भारत के 85वें नंबर के ग्रैंड मास्टर। इस चीज को याद रखिएगा। और एक चीज फैक्चुअल डेटा, इसको आप रट के रखना कि मैक्सिमम ऑफ ग्रैंड मास्टर जो है ये कहाँ से बनते आए हैं, तो हमेशा दक्षिण भारत का मैक्सिमम लोग आपका ग्रैंड मास्टर यहाँ पे बना है। ये भी किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो ये भी बिलोंग करते हैं तमिलनाडु से, तमिलनाडु से। और ये सब क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में, ये सब करंट का ही हो जाएगा एक तरीके से। आज से कोशिश वही कर रहे हैं कि थोड़ा सा करंट और स्टैटिक को मिला करके चले, जहाँ पे थोड़ा बहुत आपको करंट का भी नॉलेज हो जाए और स्टैटिक साथ में एक्सप्लेनेशन में हो जाए। आपसे पूछ सकता है कि 84वें नंबर के कौन है, तो 84वें नंबर की एक लड़की रही थी जिनका नाम क्या था, तो वैशाली करके था। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा आर वैशाली, आर वैशाली। कम से कम रिसेंट का तो आप याद ही रखिएगा। आपसे सवाल 83वें नंबर का भी पूछ सकता है कि 83वें नंबर के कौन थे, तो ये थे आपके आदित्य सामंत, आदित्य सामंत, आदित्य सामंत। ठीक है, अपने यहाँ के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, इसके बारे में तो हम बहुत बार बताए हैं, बहुत बार इस सेशन में बताए हैं। उनके द्वारा एक बुक लिखा गया है, भारत के जो पहले ग्रैंड मास्टर थे उनके द्वारा एक बुक लिखा गया है जिसका नाम है माइंड मास्टर। ठीक है, जिसका नाम है माइंड मास्टर। और ये बुक कौन लिखा है, चलिए बताइएगा। तो आप आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं आगे। यहाँ पे देखिएगा चाबहार बंदरगाह कहाँ स्थित है, चाबहार बंदरगाह। तो देखो ये ईरान में स्थित है। यहाँ पे देखो ये रहा अपना भारत, और भारत देखो यहाँ पे क्या है ना कि भारत अगर इधर के देशों के साथ व्यापार करना चाहता है, कुछ भी कनेक्टिविटी करना चाहता है, तो नहीं हो पाता। उसका रीजन क्या है कि पहला तो सरदर्द यहीं पर है, और दूसरा अफगानिस्तान भी यहाँ पे है। तो भारत के पास लैंड की ओर से रास्ता ही नहीं है कि आप इधर से कुछ भी भेजो। जैसे आप देखो ना, वहाँ पे जब अफगानिस्तान का ये इशू हो रखा था, जो भारत के द्वारा गेहूं भेजा जा रहा था, तो लैंडमार्क था ही नहीं, पाकिस्तान तरफ से भेजना पड़ रहा था, तो ऐसा कुछ रहा था। तो इसीलिए क्या है ना कि भारत और यहाँ पर, तो भारत और ईरान का रिलेशन सही किया गया। वैसे रिलेशन कभी कभी मतभेद वाला भी रहा था। तो यहाँ पे भारत और ईरान के सहयोग से एक पोर्ट बना है जिसका नाम क्या है, चाबहार बंदरगाह। तो अब भारत की कनेक्टिविटी बढ़ी है, और चाबहार बंदरगाह बनने के बाद वैसे एक और इस क्या कहते हैं उसको, एक और ट्रीटी पे साइन हुआ था इजराइल के साथ। ठीक है, वैसे अभी वहाँ पे कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि उसके आगे का उसके बारे पे उस पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पे अभी ईरान को लेकर के बहुत चर्चा हो रहा था। यहाँ के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की डेथ हो गई है एरोप्लेन क्रैश में। अभी ये कैसे हुआ नहीं हुआ ये पता नहीं चला। बहुत दिन तक 2-3 दिन तक इस बात को दबा करके भी रखा गया था, मतलब रिवील नहीं किया गया था। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये साजिश के तहत मारा गया, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि नेचुरल डेथ है। कुछ क्लाइमेट वैसा हो गया था जिस वजह से एरोप्लेन क्रैश हो गया। खैर जो भी रहा हो, तो ये ईरान में भी ऐसा कुछ हुआ था। और चाबहार पोर्ट जो है ये भारत का कनेक्टिविटी किससे जोड़ रहा है, तो ईरान के साथ और इधर वाले देशों के साथ। ठीक है, चलो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर बात करें ईरान के बारे में, तो ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान। वैसे ये तो ठीक है। अगर आप थोड़ा सा बैक में जाते हो तो आप क्या देखते हो कि भारत पे जो सबसे पहला बार आक्रमण कोई किया था, भारत पे सबसे पहले जो अटैक किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो ईरानियों के द्वारा ही किया गया था। सबसे पहली बार भारत पे अगर कोई अटैक किया था वो ईरानी था। और सेकंड नंबर पे कौन आया था, तो सेकंड नंबर पे आया था यूनानी लोग। इसमें कौन आया था, सिकंदर आया था। और इसमें कौन आया था, इसमें आया था कौन आया था, तो ये आया था आपका डेरियस प्रथम। डेरियस प्रथम, जिसको जिसको भारतीय साहित्यकार ने क्या नाम दिया, दार्य बाहु इसी को कहा है, या दारा प्रथम भी इसी को कहा है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हाँ, एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे और आप याद रख सकते हो। यहाँ पे एक ग्वादर पोर्ट है जो चाइना बनाया है और पाकिस्तान के साउथ वाले रीजन में बनाया है। तो ऐसा कहा जाता है कि इसी को काउंटर करने के लिए भारत ने ईरान में चाबहार पोर्ट का निर्माण किया था। ठीक है, वैसे देखो आप इसको अगर देखोगे तो यहाँ पर से इसका कनेक्टिविटी जुड़ता है, और इस तरह से व्यापार में काफ़ी सुविधा होगा। एक आपका हमको उसका नाम नहीं याद आ रहा प्रॉपर, एक इजराइल के साथ भी एक हुआ था, उससे ज़्यादा कनेक्टिविटी बढ़ेगा। ठीक है, चलिए तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर।
क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा 9, 10 क्वेश्चन नंबर नहीं है। चलिए कोई नहीं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। एक मिनट, आपको कमेंट दिखा रहे हैं, देखो बच्चा लोग कितना अच्छा कमेंट करता है। मतलब अगर आप कुछ नहीं तो कमेंट भी अगर आप खोल के पढ़ोगे तो वहां से भी 1-2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको याद हो जाएगा। रुकिए हम आपको दिखा रहे हैं, तो देखिएगा ये कल के वीडियो वाला कुछ कमेंट है, कुछ क्वेश्चन किए हुए थे। जैसे जनगणना से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन था कि ऐसे तो आप राज्य में पूछोगे तो बिहार में, अपने बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है, बट अगर आपसे राज्य नहीं देता है, बस पूछता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, तो ये हो जाएगा दिल्ली का। और देखो 11,320, ऐसे 300 लगभग में इतना डेटा आता है, तो सबसे ज्यादा अगर राज्य नहीं देगा तो दिल्ली का हो जाएगा, जो कि क्या है, तो एक आपका केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। अब देखो ये बच्चा जो भी है इतना ज्यादा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब बहुत अच्छा, या तो इसको सारा याद होगा या फिर जो भी सर्च किया होगा, मतलब मैक्सिमम ऑफ फैक्ट्स यहाँ पे ये लिखा है, आप भी इस चीज को पढ़ सकते हैं। जैसे सबसे पहले कहाँ हुआ, तो स्वीडन में हुआ, फिर भारत में कौन शुरू किया, वैसे ये सब चीज हम भी बताए थे, भारत में शुरू कौन किया, 10 के आधार पे होना चाहिए, इस चीज के बारे में दिया गया। 2011 का जो है ये 15वें क्रम का है, स्वतंत्र भारत का 7वें क्रम का है। तो बहुत सारा डेटा यहाँ पे लिखा है और बहुत अच्छा है जो भी है ये बच्चा। आगे देखिएगा 10 के आधार पर क्या दिया हुआ है, 14वां। और देखिएगा विकास नाम का कोई है ये बच्चा, थीम भी दिया हुआ है हमारा जनगणना हमारा भविष्य। बहुत बार बताए हैं, कल हम थोड़ा शॉर्ट में निकल गए थे क्योंकि कल वाले वीडियो में बड़ा मेरा टाइम कंज्यूम हो गया था उसमें। उसके बाद देखिएगा सर्वाधिक जनसंख्या इंक्रीज कहाँ हुआ है, तो बहुत अच्छा है कि आप लोग इतना कमेंट करते हैं, और कमेंट करने से आपको भी याद हो जाएगा, और जो देखते हैं पढ़ते हैं तो उनको भी देखकर पढ़ने से याद हो जाएगा। जैसे SEO के बारे में हम बताए थे, तो SEO के बारे में देखिएगा, बाकी देखिएगा SEO के बारे में बताए थे, तो SEO कैसे बना, पहले क्या था बाद में क्या हुआ, तो ऐसे ही धीरे धीरे देखिए ये बना, और इसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। और ये कोई विकास नाम का बच्चा है। जी हाँ, ये जो कमेंट्स किया गया है वो विकास नाम के एक बच्चे हैं जो कि शायद बख्तियारपुर से बिलोंग करते हैं, तो उनके द्वारा कमेंट्स किया गया। तो सबसे पहले तो विकास जी को वेरी वेरी थैंक यू कि आपने इस तरह से रेगुलरली हम लोग का वीडियो भी आप वॉच करते हो और कंसियस आप हो और पढ़ते रहते हो, तो कंटिन्यूटी जरूरी है। हम लोग भी वीडियो को लेकर कंटिन्यूटी बनाकर रखना चाहते हैं, कोशिशें भी लगातार करते हैं, लेकिन हम लोग क्यों, किस वजह से कभी कभी वीडियो गैप हो जाता है, तो उसका एक छोटा सा रीजन ये है कि आप लोग का सपोर्ट जितना चाहिए उतना शायद नहीं मिल पाता है। जैसे कुछ बच्चे कमेंट्स भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, हम लोग के वीडियो को शेयर भी करते हैं, लेकिन आप लोग का क्या होता है, देखते हैं बहुत कम बच्चे लाइक और बहुत कम बच्चे शेयर करते हो। तो अगर आप लोग लगातार शेयर करते रहोगे तो हम लोग को लगेगा कि नहीं, बच्चे भी जागरूक है, बच्चे भी पढ़ना चाह रहे हैं, बच्चे को भी पसंद आता है वीडियो, तब तो वो शेयर कर रहे हैं ना, तब हम लोग भी और ज़्यादा मेहनत करने लगेंगे। और अगर हम लोग से डिसकंटिन्यूटी होता है तो उसके लिए सॉरी, हम लोग कोशिश करते हैं, हम लोग अपना बेस्ट देने का ही कोशिश करते हैं। कभी कभी किसी बहुत रीज़न के कारण ही वीडियो गैप होता है, ठीक है, तो हम लोग भी, अगर आप लोग मेहनत करोगे तो निश्चित तौर पर हम लोग भी करेंगे। तो ये विकास जी का था, विकास जी थैंक यू इसके लिए। और आप मैम बताएंगे आपको आगे। जैसे देखिए ये धनराज भी है, तो ये अपने क्लास का बच्चा है, इसके द्वारा भी मतलब कमेंट किया जाता है रेगुलर, इनका भी कमेंट देखो, कमेंट आप लोग किया करिए अगर आपसे सवाल पूछा जाता है, तो वैसे हम लोग को भी पता चलता है कि अपने ही क्लास का अगर कोई बच्चा है तो कौन वॉच कर रहा है, कौन पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है। और कमेंट करने से हमसे ज़्यादा आप ही को फायदा होगा, आपको याद होगा, आप जब टाइप करते हो, आप जब लिखते हो। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, हम लोग भी आपस में खुद को इम्प्रूव करने का और कोशिश करते हैं, कुछ नया लाने का कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही आप लोग भी हमारे साथ जुड़े रहिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक चीज और देखिएगा, जैसे आपका शायद हम संविधान संशोधन का पूछे थे, खैर यहाँ पे तो जूम आउट भी नहीं हो पाएगा। जैसे कितना सारा संविधान संशोधन हुआ था, वो चीज भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ था, 106 नंबर का हो चुका है। जैसे और भी बच्चे देखो, लेकिन मैक्सिमम जो भी विकास है मैक्सिमम कमेंट इन्हीं का रहता है, एक भी क्वेश्चन ये नहीं छोड़ते हैं जितना क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो एक सेट नंबर 46 में हम कभी बताए थे, मेरे से मिस्टेक हुआ था कि ये जो बहुजन समाज पार्टी है इसकी स्थापना में से गलती से 1986 वहां पर हम लिख दिए थे, तो 1984 होगा। इस लड़के को ये भी याद है कि सेट नंबर 46 में था, 18 मार्च को वो सेशन पढ़ाए थे, तो काफी कंसियस बच्चा है। बाकी और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो कमेंट करते हैं, रेगुलर हमसे जुड़े रहते हैं, तो ऐसे ही जुड़े हुए रहिए, ठीक ना। और हम लोग भी कंटिन्यू रहेंगे और आप भी हमारे साथ कंटिन्यू रहिए। वीडियो को थोड़ा लाइक करिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, आप खुद ही फायदा उठाते रहते हैं, बगल वाले को भी फायदा दिया करिए ताकि उनको भी पढ़ लिख करके और वो आपको कंपटीशन में टक्कर दे सकें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।